हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार उपस्थित हैं और आज है सरस्वती पूजा और सरस्वती पूजा के अवसर पर माँ सरस्वती से हम यही दुआ करते हैं कि आप सभी का मनोकामना पूर्ण हो, जिसके लिए आप इतना मेहनत करते हैं। और इस सरस्वती पूजा के अवसर पर आप सभी को सरस्वती पूजा के ढेर सारी शुभकामना के साथ आज शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हम लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सौर अलायंस का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपको अजय माथुर, यानी अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष आपको भारत है। इसका अध्यक्ष देश जो है वो भारत है, जो 2 साल के लिए रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था, जिसमें भारत और फ्रांस ने मिलकर अहम भूमिका निभाया था। उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। इसमें वर्तमान में 121 सदस्य मेंबर हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा का बढ़ावा देना। और नोकोंजी ओकोंजी जो है ये वर्तमान WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाई गई हैं। जय शाह जो हैं वो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष अभी जय शाह को बनाया गया है। इन्हीं के समय आपको 2021 में एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होगा और उसके अगले साल 2022 में पाकिस्तान में होगा। सुमा मंडल जो है वो सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, यानी सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई है सोमा मंडल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में चंबल के डाकुओं पर पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा। यानी चंबल के जो डाकू होते हैं इन्हीं पर एक पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा। यानी चंबल की घाटी में जो भी डाकू हुए उनके बारे में ये जानकारी मिलेगा इस पुलिस संग्रहालय में, और ये बनाया जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में ये बनाया जाएगा। जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, ये जो भी डाकू लोग थे चंबल घाटी में, उन लोगों का के बारे में आप जान सकते हैं इस संग्रहालय से। तो आइए देखते हैं, ये चंबल नदी जो है, चंबल नदी की जो घाटी होती है, इसी घाटी में ये डाकू लोग छुपे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गहरी होती है। जैसे कि इमेज में देख रहे हैं तो इसमें तो छोटा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही क्या होता है? गहरा होता है। और चंबल नदी जो है ये आपको जनपनाव से निकलती है और चंबल नदी पर ही आपको कोटा शहर बसा हुआ है। यानी कोटा शहर जो किस पर बसा हुआ है? चंबल नदी पर ही बसा हुआ है। गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना जो है, ये तीनों परियोजना मुख्य रूप से आपको इसी नदी पर बनाया गया है, यानी ये चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर आपको पुनासा एवं चुलिया जलप्रपात है। यानी पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर ही है, और चंबल नदी पर ही आपको कोटा शहर बसा हुआ है। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से कुछ और प्रश्न। देखिए, मध्य प्रदेश में के द्वारा ये बनाने की घोषणा किया गया है। मध्य प्रदेश के CM हैं आपको शिवराज सिंह चौहान। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत किया गया था, और महिला खासकर लड़की को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यह एक योजना लाया गया था, जिस योजना का नाम था पंख योजना। यानी पंख योजना के तहत खासकर लड़कियों को आर्थिक रूप से मदद करके उनको आगे बढ़ाने के लिए पंख योजना लाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, एक शिल्प एक जिला अभियान मध्य प्रदेश से ही शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा आपको सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन
23 फरवरी 2021 को कहां पर किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है जिसकी क्षमता 1,10,000 के आसपास है और ये बन के तैयार हो गया। इसका नाम है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नाम है, यानी सरदार पटेल स्टेडियम है। इससे पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम था। ये कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। ये बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है और ये कहाँ? सरदार पटेल स्टेडियम इसका नाम रखा गया। मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी पहले इसे जाना जाता था जो बन रहा था उस समय। आइए गांधीनगर से याद रखेंगे, गांधीनगर में सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है। गांधीनगर में क्या बनाया गया है? तो खिलौना संग्रहालय बनाया गया है। सूरत में पहली बार माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना यहीं पर किया गया। सूरत क्या है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है और उकाई परियोजना उसी ताप्ती नदी पर है। और ताप्ती नदी क्या करती है? ताप्ती और इसके साथ ही नर्मदा नदी जो होती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कोझिकोड से याद रखेंगे, कोझिकोड जो केरल के है, यहीं पर पहली बार जेंडर पार्क बनाया गया है, यानी जेंडर पार्क कोझिकोड में ही बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहां पर भारत के सेना प्रमुख 118 अर्जुन टैंक MXIA सौंपे हैं। तो ये अर्जुन टैंक जो है इसका न्यू वर्जन है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारा सेना प्रमुख जो है मनोज मुकुंद नरवणे को सौंपे हैं। कहाँ पर सौंपे थे? तो चेन्नई में सौंपे। कहाँ पर सौंपे? तो चेन्नई में सौंपे ये अर्जुन टैंक को। जिसे किसने बनाया है? तो भारतीय संस्थान जो है DRDO ने बनाया है, यानी DRDO ने इसे बनाया है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये अर्जुन टैंक को बनाया है। और ये पूर्णतः क्या है? स्वदेशी निर्मित अर्जुन टैंक है। इसका न्यू वर्जन का नाम है MKIA। इसको याद रखेंगे, ये न्यू वर्जन है। और इसे बनाने वाली संस्था जो है DRDO, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और वर्तमान इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन जो है G सतीश रेड्डी हैं। कौन है? G सतीश रेड्डी है इसके वर्तमान आपको चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए भी उपग्रह परीक्षण केंद्र खोल दिया है? यानी निजी क्षेत्र की कोई कंपनी अगर कोई सैटेलाइट बनाती है तो उसे भी यह छोड़ सकता है। यह है इसरो ने। इसरो ने अभी हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए भी उपग्रह परीक्षण केंद्र खोल दिया है। निजी कंपनियां कोई बनाती है उपग्रह तो उसे भी परीक्षण कर सकता है इसरो। आइए इसरो से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारतीय अनुसंधान संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु इसकी हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक में है और यहीं पर आपको एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। इसरो के वर्तमान चेयरमैन है के सिवान। वर्तमान चेयरमैन है के सिवान। और इसरो के द्वारा जो उपग्रह छोड़ा जाता है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह अपने सारा सैटेलाइट को क्या करता है? लॉन्च करता है। स्पेस एक्स से याद रखेंगे, स्पेस एक्स जो है ये एक निजी स्पेस एजेंसी है अमेरिका के, जिसके संस्थापक हैं एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क हैं इसके संस्थापक। और इसकी हेडक्वार्टर है आपको कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और यह अभी हाल ही में 143 उपग्रह एक साथ छोड़कर इतिहास रचा था। इससे पहले भारत के पास ये रिकॉर्ड था इसरो के पास, जो 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था, जबकि स्पेस एक्स 143 सैटेलाइट लॉन्च करके ये इतिहास रचा था। नासा याद रखेंगे, नासा अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है और नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। और नासा ने अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली आपको उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है SLS। और JAXA से याद रखेंगे, JAXA जो है वो जापान के स्पेस एजेंसी के नाम है और ये हाल ही में आपको लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है। यानी लकड़ी का पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करेगा कौन? तो JAXA लॉन्च करेगा, यानी जापान के स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है इसरो का लोगो। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? मात्र ये मुस्कान जो है वो 21 वर्ष की उम्र में आपको ये जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है। कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के ये बनी है।
हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है मुस्कान। और याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में ही आपको अस्की बर्फ पार्क बनाया गया है, जो अभी हाल ही में चर्चा में था। ये कहाँ बनाया गया है? शिमला में बनाया गया है। जयराम ठाकुर जो है यहाँ के क्या है, आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है आपको हिमाचल प्रदेश के। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। हींग की खेती आपको यहीं पर शुरू किया गया था। अब आइए देखते हैं, ये सबसे कम उम्र की जो है ये लड़की 21 वर्ष में जो जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है। याद रखेंगे राजेंद्र आर्य जो है ये केरल की त्रिवेंद्रम की पहली बार सबसे कम उम्र की मेयर बनी थी। केरल के राजेंद्र आर्य जो सबसे कम उम्र में बनी थी। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड के आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को आपको बनाया गया था सीएम। यानी एक दिन के लिए क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया था। वो मात्र 19 वर्ष की थी, यानी 19 वर्ष की उम्र में क्या बनी? एक दिन के लिए सीएम बनी थी। कहाँ के? उत्तराखंड के। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखने से पहले ये है आपको मुस्कान, जिसे आपको साथ में आपके बीजेपी में बाद में शामिल हो गई और बीजेपी की ओर से इसे क्या बना दिया गया? जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद के जगह निम्न में से किसी नेता को पार्टी नेता बनाने का आवेदन किया है? तो अभी हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद जो थे कांग्रेस के राज्यसभा के में विपक्ष के नेता थे, जो उनका कार्यकाल अभी हाल ही में क्या हो गया? समाप्त हो गया। और समाप्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर कांग्रेस पार्टी ने एक नए नाम के लिए आवेदन किया है राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए। वो नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बनेंगे अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे और ये कांग्रेस की ओर से आपको कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे राज्यसभा में। अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। वर्तमान राज्यसभा अध्यक्ष जो हैं आपको राज्यसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति को ही कहा जाता है। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं या अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा मेंबर हैं और कपिल सिब्बल भी राज्यसभा मेंबर हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा के मेंबर बन के ये कांग्रेस के नेतृत्व करेंगे और ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यही है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर बन रहा है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बिहार के पटना में बन रहा है। यानी बिहार के कहाँ बन रहा है? पटना में ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो बन रहा है कहाँ बन रहा है? तो पटना में बन रहा है। आइए देखते हैं बिहार से। बिहार में अभी हाल ही में ये अपनी 100वीं विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया है। अभी हाल ही में जो कौन बनाया है? बिहार। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं आपको फागू चौहान। हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा आपको जमुई में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो राजगीर में बनाया गया है। पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल देश का पहला राज्य है जो जल पक्षियों का क्या कराया है? अभी हाल ही में जनगणना कराया है। यानी जल पक्षियों का हाल ही में जनगणना कौन कराया है? तो आपको पश्चिम बंगाल कराया है। देखिए, जो परेशानी आप लोगों की होती है या कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, कमेंट करके छोड़ देंगे। पुनः हम अगले वीडियो में आपका प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो होता है। कुछ दिन के बाद हम लाइव आएंगे, तो लाइव आने के बाद आप कमेंट करेंगे, ज़रूर आपके प्रश्न का जवाब देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो दूसरे को भी, अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में है रिवीजन, जो क्लास में यानी आपकी वीडियो में ये पहले हो चुका है। तो पहला प्रश्न है कि किसकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। यानी सरोजिनी नायडू की जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था आपको सरोजिनी नायडू को। और सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यानी कोई भारतीय महिला अध्यक्षता जो की थी वो सरोजिनी नायडू ही थी। इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी हम लोग जानते हैं और उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर
गवर्नर भी बनी थी, यानी पहली गवर्नर उत्तर प्रदेश के, यानी राज्यपाल कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू ही बनी थी। सरोजिनी नायडू से याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। जबकि एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन के भारत आई और बाद में ये कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 ईस्वी में कलकत्ता में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं वो एनी बेसेंट हैं और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं वो सरोजिनी नायडू हैं, जो 1925 में बनी और ये 1917 में बनी। इंदिरा गांधी देश की प्रथम क्या है, महिला प्रधानमंत्री थी। इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने विश्व बैंक से $100 मिलियन की परियोजना पर आपको समझौता किया है। तो ये राज्य जो है ये छत्तीसगढ़ ने समझौता किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और इन्हीं के द्वारा ये समझौता किया गया। अभी छत्तीसगढ़ अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि जितने भी परिवहन है या गाड़ियाँ है उसमें जीपीएस सिस्टम लगाना क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया। यानी जीपीएस सिस्टम को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। देश में पहली बार ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही किया गया था। आइए देखते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था और विश्व बैंक जो है एक वित्तीय संस्थान है और विश्व बैंक में 189 मेंबर हैं। कितना है, 189 मेंबर है और इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपको बासीघाटन डीसी है। कहाँ है, तो बासीघाटन डीसी इसका हेड क्वार्टर है। और डेविड मालपासा जो हैं ये इसके क्या है, अध्यक्ष है, महानिदेशक हैं डेविड मालपासा। इसी के साथ याद रखेंगे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ, इसका भी हेड क्वार्टर बासीघाटन डीसी है और इसमें 190 देश है। कितने, 190 देश है और 190वां देश है एंडोरा। एंडोरा एक छोटा सा देश है जो 190वां सदस्य बना किसका, IMF का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के किस सेना द्वारा आपको टोरपेक्स 21 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो यह अभ्यास जनवरी से ही शुरू हुआ है, ये फरवरी के अंतिम सप्ताह तक ये आयोजन होगा हिंद महासागर में। कहाँ होगा, तो ये आपको हिंद महासागर में इसका आयोजन चल रहा है। कहाँ चल रहा है, हिंद महासागर में आयोजन चल रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो नेवी के द्वारा इसका किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष हम लोग नेवी दिवस कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग नेवी डे के रूप में मनाते हैं। एयरफोर्स से याद रखेंगे, एयरफोर्स का अभी हाल ही में सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन किया गया था बंगलुरु में। डेजर्ट 21 जो युद्धाभ्यास हुआ था, जिसमें आपको अमेरिका भी शामिल था और भारत के राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपरलेस असेंबली सत्र बिल प्रशिक्षित किया है। यानी पेपरलेस कहने का मतलब डिजिटल बनाने के लिए ये प्रशिक्षित किया है, वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया गया है। अभी सुनेंगे हाल ही में अभी चर्चा में था कि पूर्णतः डिजिटल बजट यानी पूर्णतः पेपरलेस बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया गया, पहली बार ये पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया और ये इसी को कहते हैं पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया। और इसकी जानकारी हम लोग केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप से जान सकते हैं। एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, यहाँ पर हाल में अभी मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। खासकर आपको लड़की और महिलाओं की सुरक्षा के लेकर ये मिशन अभियान चलाया जा रहा है। यानी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और ये शुरू किया कहाँ से किया गया, तो लखनऊ से शुरू किया गया। वर्तमान यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में भोग योजना की शुरुआत यहीं से किया गया था, खासकर आपको प्रसाद की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए। और साथ ही अभ्युदय योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लड़कियों को आर्थिक रूप से कोचिंग की व्यवस्था किया जाए। यानी आर्थिक कहने का मतलब कमजोर बच्चे के लिए ऐसी व्यवस्थाएं किया जाए। तेलंगाना से याद रखेंगे, तेलंगाना में अभी हाल ही में भागीरथी मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला ये देश का दूसरा राज्य बना है। जबकि हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो गोवा है। पहला राज्य कौन है, गोवा है। और दूसरा राज्य कौन है, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद
हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अभी हाल ही में बनी है हिमा कोहली। कौन बनी है? हिमा कोहली यहाँ पहली बार बनी है। हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा की पिपली को अभी हाल ही में पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है हरियाणा सरकार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही आपको कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि थे हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, इसके मुख्य अतिथि थे। गुजरात से याद रखेंगे, अभी हाल ही में गुजरात में आपको अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया है, यहाँ हाल ही में आपको 23 फरवरी के इसका उद्घाटन किया जाएगा और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन के तैयार होगा। और विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ है? गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है। देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय भी कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात में ही बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये पर चर्चा हमने कर चुका था। हाल ही में मीठी क्रांति चर्चा में रही। यह क्रांति की शुरुआत किसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया? तो यह क्रांति की शुरुआत किया गया शहद की प्राप्ति के लिए। और शहद कहाँ से? तो मधुमक्खी पालन से। क्या होती है? मधुमक्खी पालन से। और मधुमक्खी जो होती है एक सामाजिक कीट है और सामाजिक कीट के अनुसार ये क्या करती है? काम करती है। और एक मधुमक्खी में एक से दो रानी मक्खी होती है और 8 से 10 क्या होते हैं? वो उसके साथ पुरुष मधुमक्खी रहते हैं और बाकी हजारों की संख्या में क्या होते हैं? नपुंसक मधुमक्खी होते हैं। दूध उत्पादन को हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? तो श्वेत क्रांति के अंतर्गत दूध उत्पादन। तिलहन जो होता है वो पीली क्रांति और बायोडीजल जो होता है वो कृष्णा क्रांति के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन का बढ़ावा देना, आपको पीली क्रांति में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना, मीठी क्रांति में क्या करना है? तो शहद को आगे बढ़ाना, उत्पादन को आगे बढ़ाना। किससे? तो मधुमक्खी पालन से। और बायोडीजल यानी कृष्णा क्रांति से क्या होता है? बायोडीजल को उत्पादन को बढ़ाना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखने से पहले यही है मधुमक्खी। क्या है? यही मधुमक्खी की छाता है जहाँ से क्या मिलेगी? हम लोग की शहद की प्राप्ति होती है। अब सबसे मीठा शर्करा कौन होता है? तो सबसे मीठा शर्करा क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विजयनगर को 31वां जिला के रूप में मान्यता दिया गया? तो विजयनगर साम्राज्य जो था ये बहुत बड़ा ही साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य खासकर आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस साम्राज्य की उत्पत्ति किया गया था। और देख रहे हैं ये वर्तमान जो ये पूरे एरिया में है ये विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। और यहीं पर है आपको विजयनगर मुख्य रूप से। और ये विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और ये हम्पी जो है आपको तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ था। हम्पी जो शहर था किस पर बसा हुआ था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसमें पहला वंश था संगम वंश और संगम वंश के संस्थापक भी हरिहर एवं बुक्का थे। और इसकी स्थापना किए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यानी तुगलक वंश के शासक थे। कहाँ पे? आपको दिल्ली में। उसी समय इसकी स्थापना किया गया। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को 31वां जिला के रूप में मान्यता दिया है। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और इन्हीं के द्वारा इसकी मान्यता दिया गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जब तक स्टैटिक जीके का प्रश्न नहीं जुड़ता है तो इसमें इतिहास वाले पार्ट को भी आपको बताते रहते हैं। देखिए कहा जाता है किस राज्य के वन विभाग ने मोनाली पक्षी के आपको कलगी की टोपी लगाने पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया है। यानी कहने का मतलब मोनाली पक्षी को बचाने के लिए, उनकी संरक्षण करने के लिए ये कलगी की टोपी पर बैन लगा दिया गया है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में ये बैन लगा दिया गया है। आप जैसे देख रहे हैं यही पक्षी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक पक्षी है और लोगों के द्वारा इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए इसकी बचाने के लिए, क्योंकि इनकी संख्या क्या होती रही है? दिनों पर दिन कम हो रही है, इसलिए ऐसा किया गया है। आप भी ऐसा ना करें, किसी भी पक्षी को ना मारे, क्योंकि देखते हैं कितनी सुंदर ये पक्षी है और ये टोपी पर लोग लगा के शौक से घूमते हैं। तो कहाँ पे है? तो आपको हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक और पॉइंट याद रखेंगे, अभी हाल ही में आपने सुना होगा बहुत से पक्षी जो होती थी, पक्षी थी जो पोंग डैम में मृत पाई गई थी, यानी बहुत से पक्षी मर गई थी। पता नहीं ये बर्ड फ्लू था या क्या था, जिसके कारण अभी रिसर्च चल रहा है। ये बहुत सी पक्षियों का हो गई मृत्यु हो गया था। गुजरात में भी पक्षी जो बीमार हो जाती है उसके इलाज के लिए वहाँ करुणा अभियान की शुरुआत किया गया था। क्या किया गया था? करुणा अभियान की शुरुआत किया गया था। बिहार में भी पक्षी उत्सव मनाने का मकसद ये होता है कि पक्षियों को और आगे बढ़ाना, यानी उनके क्षति ना हो, इसी के लिए महोत्सव मनाया गया था। कहाँ? तो बिहार में मनाया गया था। और उत्तराखंड में अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नैना देवी जो ग्लेशियर है
के टूटने से यहाँ पे क्या हो गई, बहुत सी बाढ़ आ गई, पानी की बहुत से लोगों की यहाँ इसमें जान भी चली गई थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में आपको जल अभिषेकम नाम का एक जल संरक्षण अभियान शुरुआत किया गया है। तो यह अभियान की शुरुआत किया गया है आपको मध्य प्रदेश में, खासकर जल संरक्षण के लिए, जल को बचाने के लिए शुरू किया गया। आप भी जल को बचत किए, बिना काम के नल को खुला ना छोड़ें, जिससे पानी क्या होती है, बर्बाद होती है और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगी, नुकसानदेह होगी, फिर उनके पास पानी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग भी ऐसा काम कीजिए। सरकार तो कर ही रही है, आपका भी ये प्रयास होना चाहिए, हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि जल को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें या बर्बाद ना करें। तो इसी के लिए अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, और इसके उद्घाटन किए थे, आपको शुभारंभ किए थे आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। तो ऊर्जा द्वीप बनाने का मतलब है एक आर्टिफिशियल द्वीप बनाने की घोषणा किया है डेनमार्क में, अटलांटिक महासागर में। मुख्य रूप से ये पवन ऊर्जा से क्या करेगा, एनर्जी लाने के लिए, क्योंकि आसपास में ऊर्जा की जो कमियां हैं उसको पूरा किया जा सके। जैसे कि मैप में देख रहे हैं, ये है आपको डेनमार्क और यह अटलांटिक ओशियन, यहीं पर बनाने की आर्टिफिशियल बनाने की घोषणा किया है। और कैसा बन के तैयार होगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यानी ऐसा ही ये द्वीप बनेगा। कहाँ पे बनेगा, तो डेनमार्क में बनेगा, और ये विश्व का पहला ही होगा। तो इस तरह कुछ करंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।